हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। आज हम इसकी एक्सरसाइज 10.2 के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है आपके लिए लेके आए हैं वो है किसी स्थिति सदिश के घटक। जो हमारा टॉपिक है स्थिति सदिश के घटकों का अध्ययन करना कि भाई कोई स्थिति सदिश है उसके कौन कौन से घटक होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्थिति सदिश है पी क्यू और वो है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ये हमारा कोई स्थिति सदिश है। अब हमें ये स्टडी करना है कि इसके घटक कौन कौन से हैं। तो किसी भी स्थिति सदिश में दो घटक होते हैं। पहला जो घटक होता है वो उसको हम बोलते हैं अदिश घटक। अदिश घटक। और दूसरा जो घटक होता है उसको हम बोलते हैं सदिश घटक। यानी दो प्रकार के घटक हो गए स्थिति सदिश में, अदिश घटक एवं सदिश घटक। अदिश घटक कौन से होते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक होते हैं उनको हम अदिश घटक बोलेंगे। तो देखिए यहां पे आई कैप का गुणांक 3, जे कैप का गुणांक 2 और के कैप का गुणांक 7। यानी ये हमारे अदिश घटक हो गए स्टूडेंट। इसके पश्चात सदिश घटक कौन से होते हैं? तो सदिश घटक इसके अंदर होंगे स्टूडेंट 3i कैप, 2j कैप एवं 7k कैप। ये इसके होते हैं सदिश घटक। इस प्रकार से आपको लिखना होता है और पता होना चाहिए कि अगर हम 3i कैप इसको एक साथ लिख दें, 3j कैप एक साथ लिख दें, 7k कैप, देन ये सदिश घटक कहलाएगा। और अगर हम i कैप, j कैप और k कैप के गुणांकों को अलग से लिख दें तो वे अदिश घटक कहलाएंगे। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। छोटा सा ही टॉपिक है। अब इसमें एक काम आने वाली बात यह है कि किसी भी स्थिति सदिश के जो अदिश घटक होते हैं इनको हम लोग जो है दिक् अनुपात बोलेंगे। दिक् अनुपात बोलते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्थिति सदिश के अदिश घटक उस सदिश के दिक् अनुपात कहलाते हैं स्टूडेंट। सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि दिक् अनुपात एवं दिक् कोजाओं का अध्ययन करना। तो बिल्कुल इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट, हम दिक् अनुपात और दिक् कोजाएं इनका जो अध्ययन कर रहे हैं ये सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे 3 डायमेंशन में। ये आपको पता होना चाहिए 3D, यानी इनका स्टडी हम 3D के अंतर्गत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ज्यामितीय निरूपण बना देता हूं। स्टूडेंट ये जो है वो हमारा एक्स एक्स है और ये हमारा वाई एक्स है। अब जो स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जेड एक्स जो है 3D में ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक। अब जेड एक्स जो है स्टूडेंट ये जो ये आपका आउटसाइड यानी बाहर की ओर इस प्रकार होगा, ठीक है। यानी ये बाहर की ओर है। इसको आप भली भांति समझ लें कि ये जो जेड एक्स है ये बिल्कुल बाहर की ओर आ रहा है। ब्लैक पेन से मैं इसको दिखा देता हूं।
ताकि देखने में सुविधा रहे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो ब्लैक बोर्ड पे बनाना है, तो हम इसको इस प्रकार यहां बनाएंगे। तो ये हमारा, ये स्टूडेंट हमने दिखाया जो है वो हमारा ZX है। क्लियर? लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार नहीं होता, वास्तव में स्थिति ये है, यानी ये बाहर की ओर है। अब बुक्स में, आपके जो बुक्स हैं उसमें यहाँ पे Y, यहाँ पे Z, यहाँ पे X ले रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। वास्तविक स्थिति ये है कि ये X और Y ही ब्लैक बोर्ड पे बने हुए हैं, Z ब्लैक बोर्ड पे बना जरूर है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार है बाहर की ओर। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए पहली बात। अब स्टूडेंट मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं X1, Y1 और Z1 है। अब इसका मतलब क्या है, यानी हमें P पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले X एक्स पर X1 डिस्टेंस तय करना होगा। तो हमने मान लीजिए यहां पे आए, तो यहां पे हमारा X1 डिस्टेंस क्लियर हो गया। फिर हमें Y एक्स पे Y1 डिस्टेंस चलना होगा, तो Y1 हम यहां चल गए। फिर देखिए आपको मैंने यहां पे क्या बताया कि आपका ZX जो है वो आउटसाइड बाहर की ओर है। तो यहां पे हम ये ZX पे क्या करेंगे, हम इस साइड जो है कितना चलेंगे, Z1 डिस्टेंस चलेंगे। कितना डिस्टेंस चलेंगे, यहां पे हम इस साइड Z1 डिस्टेंस चलेंगे। तो वास्तव में ये P पॉइंट भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, यानी ये P पॉइंट यहां पर है, स्पेस में है, हवा में है, यहां पे ये P पॉइंट है। ठीक है, यानी 3 डायमेंशन में यहां पर है ये एक्चुअल में। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, पहली कंडीशन ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये P पॉइंट यहां न होके यहां पर है। किस प्रकार, देखिए पहले हम X1 डिस्टेंस जो तय करेंगे वो X एक्स पे, फिर Y1 डिस्टेंस Y एक्स पे, ठीक है, और Z1 डिस्टेंस जो है वो ZX के पैरेलल करेंगे। तो ZX तो ऐसे ही है बाहर की ओर, तो इस साइड हम इस पे Z1 डिस्टेंस तय करेंगे। तो सपोज कर लीजिए यहां पे कुछ ऐसा है, ठीक है, यानी ये यहां पे है एंडिंग, ये P पॉइंट है। ब्लैक बोर्ड पे मैंने दिखाया है, बनाना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक्चुअल स्थिति जो है मैंने आपको बता दी। अब देखिए हमें जो है बिंदु P का स्थिति सदिश अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। इस P पॉइंट तक पहुंचने का एक तरीका हमारे पास और है कि अगर हम मूल बिंदु O से चलना हमने प्रारंभ किया, तो अगर O को P से डायरेक्ट मिला दें तो भी हम P तक पहुंच सकते हैं। अगर हम मूल बिंदु O को इस यहां पे P पॉइंट से मिला दें तो डायरेक्टली हम कहां पे आ सकते हैं, हम आ सकते हैं P बिंदु पे। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, मूल बिंदु को, जो हमारा मूल बिंदु है इसको हमने P से मिला दिया। ठीक है, और मूल बिंदु के जो ओरिजिन जो है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक आपको पता है 0, 0 और 0 होते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम OP जो सदिश है उसका स्थिति सदिश यहां लिख लेते हैं। OP सदिश, इस यानी ये स्थिति सदिश है, इसको लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, OP सदिश में O जो है वो प्रारंभिक बिंदु है, P एंडिंग पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, P के जो X का निर्देशांक है, P का X का निर्देशांक है वो है X1, उसमें से O का X का निर्देशांक सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना है, पहला काम। सदैव
स्थिति सदिश लिखते टाइम जो एंडिंग पॉइंट है उसके निर्देशांकों में से स्टार्टिंग पॉइंट के निर्देशांकों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, लेकिन x के में से x को सब्ट्रैक्ट करना है, y के निर्देशांक में से y को घटाना है और z के में से z को घटाना है, लेकिन एंडिंग में से स्टार्टिंग वाले को आपको घटाना है। फिर दूसरी बात, x की दिशा में इकाई सदिश जो होता है वो होता है आई कैप, तो उससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, प्लस इसका y का निर्देशांक y1 और इसका 0, तो y1 माइनस 0, और yx की दिशा में एकांक सदिश j कैप प्लस z के निर्देशांक इसका z1 और इसका 0, तो माइनस 0, zx की दिशा में एकांक सदिश k कैप लिख दीजिए आप। तो जो स्थिति सदिश आया आपका ओपी सदिश वो आ गया x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होते हैं, ठीक है, उनको हम अदिश घटक बोलते हैं, और इन्हीं अदिश घटकों को ही हम दिक् अनुपात कहते हैं, ऐसा हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो इसके जो दिक् अनुपात हैं, दिक् अनुपात वो आपके क्या है, x1 y1 z1, और जो ये दिक् अनुपात है इनको हम मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एबीसी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एबीसी से। तो a बराबर x1, b बराबर y1 और c बराबर z1। तो दिक् अनुपात उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी मानक रूप में एबीसी बोलते हैं। तो a, b, c। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात आती है दिक् कोजाइन या दिक् कोसाइन, ठीक है। तो कोस जो है, कोस उसका पूरा नाम कोसाइन होता है, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है। कोस का ही पूरा नाम कोसाइन है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर आप बिल्कुल, अब हम देखेंगे, अब आपको ध्यान से समझना है कि भाई ये जो आपका पॉइंट P है, ये आपको पता है कहां पर है, कि वास्तव में ये यहां पर है, और ये जो लाइन है वो ऐसे मिल रही है, ये या नो ऐसे ही मिल रही है, इसी प्रकार मिल रही है, ऐसे यहां से, ठीक। फिर से समझ लीजिए कि ये जो P पॉइंट है वो ब्लैक बोर्ड पे बना हुआ है, वो वास्तव में यहां पर है, और ये जो लाइन है ये ऐसे है, ठीक। अब जो ये लाइन ऐसे है आपकी, ये x एक्स के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रही है, y एक्स के साथ कुछ कोण बना रही है, और z एक्स के साथ भी कुछ कोण बना रही है, ठीक है। तो देखिए ये लाइन आपकी इस प्रकार है, और ये आपका क्या है, x एक्स है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसको हम अल्फा बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं, अल्फा मान रहे हैं, ठीक है। तो हम ब्लैक बोर्ड पे यहां पे बना देते हैं कि भाई ये जो एंगल है ये अल्फा है। कितना है, अल्फा, यानी अल्फा क्या है, एक्स एक्स और स्थिति सदिश ओपी के बीच का कोण है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। यही तो स्थिति सदिश ओपी है और ये एक्स एक्स है, इनके बीच का कोण है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये आपका स्थिति सदिश ओपी है और ये वाई एक्स है, ऐसे ही था स्थिति सदिश ओपी। तो इन दोनों के बीच का कोण ये जो है
इसको हम बीटा बोल रहे हैं। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से रिपीट कर देते हैं। स्थिति सदिश ओपी और एक्स एक्स के मध्य का कोण धनात्मक दिशा से, यह भी याद रखें, कितना है? अल्फा। स्थिति सदिश ओपी और वाई एक्स के मध्य का कोण बीटा है। अब यहां पे नेक्स्ट जो बात आती है वो ध्यानपूर्वक आप देखें। पहली बात तो मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि ये मैंने सिर्फ ऐसे ड्रॉ किया है, बनाया है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। जेड एक्स कैसे है? जेड एक्स स्टूडेंट इस प्रकार है, यानी ब्लैक बोर्ड से बाहर की ओर जेड एक्स इस प्रकार आ रहा है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये पी पॉइंट यहां पे न होके इस प्रकार यहां पे अप्रोक्सीमेट है, यानी ये ऐसे, हाँ या ना? ये भी ऐसे। तो जेड एक्स और स्थिति सदिश, तो ये स्थिति कुछ इस प्रकार है। ये आपका देखिए दोबारा से, ये बाहर ब्लैक बोर्ड से बाहर की ओर जेड एक्स आ रहा है और ये स्थिति सदिश है। तो दोनों के बीच का जो कोण होगा, दोनों के बीच में जो कोण बढ़ेगा जेड एक्स और स्थिति सदिश, इसको हम लोग गामा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गामा। फिर से समझिए, ये ब्लैक बोर्ड से बाहर की ओर आपका जेड एक्स और ये स्थिति सदिश ओपी, ये इस प्रकार है यहां, ठीक है? दोनों के बीच का जो कोण है उसको हम गामा बोल रहे हैं। तो देखिए भाई, उसको हम बना देते हैं। तो ये आपका जो है, ये आपका है गामा, ये आपका क्या है? गामा। क्लियर कर ले, ये बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, ये समझने लायक। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग स्थिति सदिश ओपी एवं एक्स एक्स के साथ के कोण को कोस के साथ लिख दें, यहां लिखता हूं मैं दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, ठीक है? कोस अल्फा। हमने क्या किया? एक्स एक्स एवं स्थिति सदिश ओपी के बीच के कोण अल्फा को अगर हम कोस के साथ रिप्रेजेंट कर दें, यानी कोस अल्फा लिख दें, तो वो एक दिक् अनुपात बन जाएगा। दूसरा दिक् अनुपात कैसे बनेगा? अगर हम स्थिति सदिश ओपी और वाई एक्स के बीच के कोण को कोस के साथ रिप्रेजेंट कर दें, तो ये भी दिक् अनुपात बन जाएगा एक अन्य। इसी प्रकार हम लोग ये अपना जो जेड एक्स है इसको और ये जो स्थिति सदिश है, दोनों के बीच का जो ये कोण अपना बन रहा है गामा, इसको कोस के साथ रिप्रेजेंट कर दें, यानी कोस गामा ऐसे लिख दें, तो एक दिक् अनुपात ये बन जाएगा। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ये दिक् अनुपात होते हैं। और जो दिक् अनुपात हैं उनको हम मानक रूप में एल, एम और एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल, एम और एन बोलते हैं। तो पहला जो दिक् अनुपात है वो एल बराबर कोस अल्फा, दूसरा एम बराबर कोस बीटा और तीसरा एन बराबर कोस गामा, ये हमारे हो गए। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके जो आगे की जो चीजें हैं, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे देन एकदम से आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए या व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा आगे की ओर। और एक क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए सदिश जो हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू कैप के दिक् अनुपात उसे दिक् कोजाएं लिखिए। बिल्कुल 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 ठीक है। तो हम लोग इसको यहां लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन हमें फर्स्ट में दे रखा है उसको, कि भाई हमें ए सदिश बराबर क्या दे रखा है वो देखिए, आई कैप
प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। इसके दिक अनुपात और दिक कोजाएं लिखनी है। बिल्कुल स्टूडेंट, आप दिक अनुपात तो इसके देखते ही लिख दोगे, बोलोगे सर इसका दिक अनुपात 1 1 और -2 है, क्योंकि दिक अनुपात जो है वो अदिश घटकों को हम दिक अनुपात बोलते हैं, और इसके अदिश घटक 1 1 और -2 है, तो इसके दिक अनुपात 1 1 और -2 है। ठीक है, आगे का हम लोग पढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट टॉपिक बड़ा ही रोचक है, अगर आप इसको समझेंगे तो, अगर आप इसको रटने का प्रयास करेंगे तो टॉपिक जो है वो जटिल होता चला जाएगा। अगर आप समझते रहेंगे 1 बाय 1, देन रोचकता बढ़ती जाएगी। सबसे पहले हम लिख देते हैं दिक अनुपात। जो आपके हैं 1 1 और -2। ठीक है, दिक अनुपात को हम एबीसी से लिखते हैं, तो a बराबर 1, ठीक है, और b बराबर 1 और c बराबर मेरे पास आ गया -2। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि जो स्थिति सदिश ये जो दे रखा है वो स्थिति सदिश है, ये आपको क्लियर है। इसके जो दिक अनुपात है वो हमने लिख लिए। अब आपको पता है, हमने अभी पढ़ा है कि भाई दिक कोजाएं जो होती है उनको मानक रूप में हम LMN बोलते हैं। ठीक है, ये भी पता है हमें कि वो कितना कोण बनाती है, ये भी अभी हमने पढ़ा है कि भाई L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा और N बराबर कोस गामा। ये अभी हमने पढ़ा है। इसका मतलब यह है कि स्थिति सदिश द्वारा x x के साथ बनाया गया कोण अल्फा है। स्थिति सदिश जो भी आपका उसमें हमने ओपी लिया था, उसके द्वारा yx के साथ बनाया गया कोण बीटा, और स्थिति सदिश द्वारा zx के साथ बनाया गया कोण गामा है। ऐसे लिख दिया जब कोण पता हो तो, बट कोण यहां पे हमें नहीं पता। उस स्थिति में स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए उस स्थिति में हम एक्चुअल में करते क्या हैं। सबसे पहले हमें जो स्थिति सदिश दे रखा है उसका हम परिमाण निकाल लेंगे, उसका हम परिमाण निकाल लेंगे। तो परिमाण देखिए कैसे निकल जाएगा। आई कैप के साथ के घटक यहां पे a, तो a का स्क्वायर, जे कैप के साथ का यहां पे जो घटक है अदिश उसको हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो b का स्क्वायर, और के कैप के साथ जो घटक है यहां पे अदिश घटक उसको हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो c का स्क्वायर। एबीसी के मान आपके पास देखिए यहां पे लिखे हुए, ठीक है, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, -2 का वर्ग। तो ए सदिश का परिमाण बराबर कितना हो गया, बिल्कुल ये 1 + 1 + 4, ये आपका हो गया √6। √6 समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं। ये आपके पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। देखिए मैं करने को इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो स्थितियां गठित हो रही है वो आपकी क्लियर ना हो। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को है उसमें दोनों तरफ ए सदिश के परिमाण का भाग लगा दें, तो मैं लिख रहा हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। समीकरण 1 में दोनों ओर ए सदिश के परिमाण से भाग देने पर, तो देखिए स्थिति क्या होगी, ए सदिश बट्टे ए का परिमाण, ए सदिश बट्टे ए का परिमाण बराबर
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ए का परिमाण। ठीक है, बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी। अब स्टूडेंट अगर अब आगे देखिए इसको, तो ए सदिश ए का परिमाण कितना आया, √6 बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बट्टे √6। इसको पृथक पृथक कीज दीजिए, और यहां पे √6 हमने लिखा, वो क्या है, ए का परिमाण है, तो √6 की जगह मैं ए का परिमाण भी रख सकता हूं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं भाई किसी रूप में, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूं, वो तो बात तो एक ही है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा इस वाले पक्ष को। ठीक है, और इसको मैं पृथक पृथक कर दूंगा, तो आई कैप बट्टे √6 प्लस जे कैप बट्टे √6 प्लस के कैप बट्टे √6। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपने पढ़ा है ए सदिश बट्टे ए का परिमाण, इसको आप क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलते हैं। तो मैं इसकी जगह लिख दिया मैंने ए कैप। पढ़ के आए आप पीछे। अब इधर देखिए, इसको हम लिख देते हैं 1 बट्टा √6 आई कैप, 1 बट्टे √6 जे कैप प्लस 1 बट्टा √6 के कैप, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो ये वैल्यू है ये आपका होगा L, ये वैल्यू जो है वो आपका होगा M, और ये जो वैल्यू है वो आपका होगा N। ठीक बोला सर, क्यों, बिल्कुल एक बार आप लिख लीजिए। ठीक है, यानी जो है दिक् अनुपात का जो फॉर्मेट है वो देखिए, ए कैप बराबर L आई कैप M जे कैप प्लस N के कैप। ये किसी भी इकाई सदिश के दिक् अनुपात होते हैं। बोलो सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया सर, ऊपर से चला गया। अरे भाई, स्थिति यदि जब भी दिया गया होता है देन उसके अंदर हमेशा दिक् के अनुपात होते हैं ABC, और दिक् कोसाइन या दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए हमें उस स्थिति सदिश को इकाई सदिश में कन्वर्ट करना होता है। एक महत्वपूर्ण बात और निकल के आनी है, अभी बाकी है। तो यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए ध्यान से कि भाई आपके पास L का जो मान आया वो आया 1 बट्टे √6, M का मान जो आया वो आया 1 बट्टे √6, और N का जो वैल्यू आया वो आया 1 बट्टे √6। LMN का मान आ गया। दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष और अभी आने शेष हैं। मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखिएगा, यहीं से अभी एक यहां पे क्या है, ए का वैल्यू है, किसका, ए का वैल्यू है। तो L बराबर किसका वैल्यू है, एक, ए का। अब आप कहते हो सर बी का, नहीं, ए का है पहले। √6 ये क्या है, ए का परिमाण, तो ए का परिमाण, तो ये होता है पहला दिक् अनुपात L बराबर जो भी सदिश आपको, ठीक है। और M बराबर क्या है, M ये जो सेकंड वैल्यू है ये A होता है, ये B और ये C, तो ये किसका है, ऊपर वाली ये B की वैल्यू, और √6 से भाग लग रहा है यानी A का परिमाण। तो M बराबर B बट्टे ए सदिश का परिमाण,
और n बराबर c बट्टे a सदिश का परिमाण, a सदिश का परिमाण। ठीक है भाई, अब a सदिश का परिमाण क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपकी बुक में जो दिक अनुपात दे रखे हैं वो, सॉरी, जो आपकी बुक में दिक कोजाइन जो दे रखी हैं वो डायरेक्टली इस प्रकार लिख रखी है कि L बराबर a बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है क्या भाई? अरे भैया, वो जो अपने को स्थिति सदिश दे रखा है उसका परिमाण है। तो देन हमने इसको ऐसे ही तो लिखा है, यही तो हुआ दिक अनुपात बट्टे दिए गए स्थिति सदिश का परिमाण। ये देखो, यही वो बात है। फिर m बराबर b बट्टे ए सदिश का परिमाण, तो उसको यहां पे m बराबर लिख दीजिए, m बराबर b बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वही क्या है ये ए सदिश का जो स्थिति सदिश ए है उसका परिमाण है, और b जे कैप के घटक का, जे कैप का अदिश घटक है, जे कैप का अदिश घटक है, यानी दिक अनुपात है। अदिश घटक दिक अनुपात होता है। एक बात और क्लियर कर लीजिए, लास्ट जो बचा एल एम एन, एल एम हो गया एन। देखिए एन बराबर फॉर्मूला होता है सी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए हमने यहां पे यहीं पे तो लिखा है, ये रहा ए का परिमाण, स्थिति सदिश ए का परिमाण, तो यही तो है। यहां से देखिए सी, ये रहा इसका घटक सी, के कैप का अदिश घटक क्या है? दिक अनुपात है। तो दिक अनुपात बट्टे परिमाण, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपकी बुक में दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिख रखे हैं। आपकी बुक में लिख रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर नहीं होता एक के, बराबर नहीं होता एक के। इसका मतलब यह है कि भाई दिक अनुपात जो दे रखे हैं, ये जो दिक अनुपात दे रखे हैं, इनका आप जब भी वर्क करोगे तो एक के बराबर रिजल्ट नहीं आएगा। चेक कर लीजिए आप यहां पर, एक का वर्ग, बी का कितना है एक, इसका वर्ग, और सी का कितना है -2, इसका वर्ग कर दीजिए। कर दिया तो 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्या 6 1 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए 6 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कभी 1 के बराबर नहीं होता। और जब अगर ऐसा, तो वो कब होगा? ये स्थिति जब दे रखी है, और ये स्थिति किसकी है? स्थिति सदिश की। ठीक है, ये स्थिति सदिश है, और ये कौन सा है? इकाई सदिश। तो स्थिति सदिश जब दिया होता है तभी दिक अनुपात होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के घटक। और अगर आपको एग्जाम में इकाई सदिश दे रखा है तो उस स्थिति में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं वो एल एम एन कहलाएंगे, एल एम एन कहलाएंगे, न कि दिक अनुपात। अब यहां पे देखिए एक स्थिति और, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब यह है कि दिक कोसाइन जो तीनों होते हैं उनका वर्ग करके जोड़ोगे, फाइनली आपको एक रिजल्ट देगा। और दिक के कोसाइन कहां पे होते हैं? दिक कोसाइन हमेशा इकाई सदिश की स्थिति में मिलेंगे। तो हमें जब स्थिति सदिश दे रखा हो, कौन सा दे रखा हो? स्थिति सदिश, और हमें दिक के कोसाइन निकालने हो तो स्थिति सदिश को किस में कन्वर्ट कर दो? इकाई सदिश में। अब देखो भाई साहब,
एल का वैल्यू बिल्कुल आपके पास यहीं पे लिखा हुआ है, ये रहा, एम का ये रहा, एन का ये रहा, तीनों का वर्क करो। तो थोड़ा सा मेरे पास स्पेस का अभाव है, मैं क्लियर कर लेता हूं। अब देखिए यहां पे हम इसको बनाते हैं 1/√6, ये एल का मान हो गया, इसका वर्ग, एम का भी 1/√6 है, इसका वर्ग, और एन का भी 1/√6 है, इसका भी, एन का जो है सॉरी देखिए इसमें थोड़ा सा हमने जो है थोड़ा सा गलत कर दिया। बोला सर कहां किया? देखिए हमने इसमें भाग दिया तो यहां पे -2 था, हमने यहां पे के लिख रखा है। समीकरण 1 में दोनों ओर तो -2 करिए, -2 के कैप, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा सही है। तो -2 के कैप और यहां पे बाल को -2 के कैप कर दीजिए, और यहां पे भी कर दीजिए माइनस, ठीक है, और 1 की जगह कर दीजिए 2, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा -2/√6 का होल स्क्वायर। अब वर्क करेंगे तो ये 1/6, 1/6, 2 का वर्ग 4 माइनस का वर्ग प्लस 4/6, लघुत्तम अपनी जो है 6 आनी है, और ऊपर 1 + 1 + 4, तो 6/6 बराबर 1। इसका मतलब L² + M² + N² बराबर 1 होता है, बिल्कुल होता है, हाँ है ना, कि भाई जो दिक के कोसाइन होते हैं उनका अगर हम वर्ग करके जोड़ेंगे सदैव एक रिजल्ट देगा, दिक अनुपातों का वर्ग करके कभी भी जोड़ लो 1 के बराबर रिजल्ट नहीं आएगा। ये दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप लोग जो है बिल्कुल 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 ध्यान रखें। ये दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। दूसरी खास बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आपको स्थिति सदिश गिवन हो, उस स्थिति में आपको दिक अनुपात मिलेंगे डायरेक्ट एबीसी। आपको दिक कोसाइन निकालने के लिए दिए गए स्थिति सदिश को इकाई सदिश में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही वो इकाई सदिश बन जाएगा, देन आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं वो दिक कोसाइन कहलाएंगे, ठीक है। ये बढ़िया सा टॉपिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। काफी इजी टॉपिक, देखते हैं। हमारा जो आपका टॉपिक है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ज्यामितीय निरूपण बना लेते हैं, और जो भी ज्यामितीय निरूपण स्टूडेंट में बना रहा हूं वो 3D में ही चलेगा, क्योंकि जो ये सदिश टॉपिक है वो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है अगला, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति 3D, उससे पूर्णतः रिलेटेड। अगर आपने सदिश को अच्छे से समझा तो समझिए मजा आएगा आपको 3D में एकदम से। देखते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट ये जो है वो हमारा एक्स एक्स है, और ये जो है वाई एक्स है, और बिल्कुल दोनों ही ब्लैक बोर्ड पे बने हुए हैं। लेकिन जो जेड एक्स है, फिर बता देता हूं, ये अपना ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे बना रहा हूं ब्लैक बोर्ड पर, ताकि आपको समझ में आ सके भाई ये बात कि जेड एक्स है वो बाहर की ओर है, ये अपना ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और इसके निर्देशांक आपको पता है 0 0 और 0 होते ही हैं। जो भी हमने निरूपण बनाया वो 3D में है। अब दो बिंदुओं को तो मान लेते हैं हमारे पास यहां पे एक बिंदु जो है, कोई यहां पे एक बिंदु P है, ठीक, जिसके निर्देशांक मेरे पास x1 y1 और z1 है।
इसके पश्चात मानते हैं यहां पे हमारे पास एक बिंदु अन्य Q है जिसके निर्देशांक मेरे पास x2, y2 और z2 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं P से Q को मिला देता हूं। दो बिंदु कौन से, P और Q, तो मैं जा रहा हूं P से Q की ओर। ठीक है, हमारा डायरेक्शन हमने लिया है P से Q की ओर। अब देखिए, अगर मैं बिंदु P को मूल बिंदु O से मिला दूं, यानी अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं मूल बिंदु O से P तक जाता हूं, मूल बिंदु O से P तक जाता हूं, तो देन मेरा डायरेक्शन कौन सा होगा? बोला सर ये होगा, बिल्कुल ये होगा। और अगर मैं मूल बिंदु से Q तक जाता हूं, मूल बिंदु से मैं जाता हूं Q तक, तो मेरा डायरेक्शन कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम ये जो हमारी डायरेक्शन, ये जो सॉरी डायरेक्शन का नाम आ गया, ये जो हमारा त्रिभुज बना है ओ पी क्यू से, त्रिभुज बन गया हमारे पास ओ पी क्यू से। इसमें हम त्रिभुज नियम लगा दें। कौन सा नियम लगा दें? त्रिभुज, तो ध्यान से देखिए, ओपी का डायरेक्शन पी क्यू का, तो यहां पे रिजल्टेंट कौन है वो बताओ। जिसका दो भुजाओं के विपरीत तीसरे की जिसकी डायरेक्शन होगी वो रिजल्टेंट का काम करेगा। तो यहां पे ओ क्यू रिजल्टेंट है। ठीक है, यानी परिणामी कौन, परिणामी विस्थापन कौन सा है? ओ क्यू। तो हम ओ क्यू सदिश बराबर क्या लिखेंगे? ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। अब हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओ क्यू सदिश। कौन सा सदिश लिखे? ओ क्यू सदिश। या इसमें थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं पहले, फिर लिखते हैं। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ना देके हम लोग क्या करते हैं, इस ओपी को इस साइड लेके आते हैं। तो PQ सदिश बराबर हमारे पास क्या हो गया? PQ सदिश बराबर हमारे पास हो गया OQ सदिश माइनस OP सदिश। इसको हम देते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां से मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। आप लोग जब भी क्वेश्चन हल करोगे तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले स्थिति सदिश, ठीक है, जहां पे कौन सा है? PQ। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? मूल बिंदु के सापेक्ष। इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? Q, तो OQ। और इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? P, तो माइनस OP। ऐसे लिखेंगे आप बार बार। क्यों लिखेंगे? वो हमने यहां पे त्रिभुज नियम लिखा और दो बिंदुओं को मिलाने वाला स्थिति सदिश कौन सा है? PQ। तो यहां से क्या बना? PQ बराबर OQ माइनस OP। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि इसको किसके रेस्पेक्ट में लिखना है? मूल बिंदु के। तो PQ बराबर लास्ट पॉइंट PQ का एंडिंग पॉइंट Q, तो OQ माइनस OP। इस प्रकार लिखेंगे। अभी इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बना लेते हैं मतलब। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप OQ का स्थिति सदिश OQ को लिख लेते हैं। तो Q ये रहा, O ये रहा। कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट का निर्देशांक घटाएंगे, x में से x का, y में से y का और z में से z का। तो लिखिए x2 माइनस 0, साथ में x की डायरेक्शन में इकाई सदिश वो साथ लिखे i कैप, प्लस y2 माइनस 0, yx की दिशा में इकाई सदिश j कैप, प्लस z2 माइनस 0। इनके निर्देशांकों को आपस में घटा देना है और साथ में मल्टीप्लाई किससे करो? zx की दिशा में इकाई सदिश k कैप से। फिर से समझिए, अभी पीछे भी हमने समझा इसको कि कैसे लिखना है
कि भाई x वाले निर्देशांक में से x का घटाओ, y वाले में से y का, z वाले में से z का। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है कि भाई पहले एंडिंग पॉइंट है उसका निर्देशांक, एंडिंग पॉइंट ये, स्टार्टिंग ये है, तो एंडिंग पॉइंट का निर्देशांक पहले लिखना है, फिर स्टार्टिंग वाला उसमें से घटाना है, साथ में मल्टीप्लाई जो करना है वो इकाई सदिश से करना है। अगर x का निर्देशांक है तो x की दिशा में इकाई सदिश i कैप उससे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर y की निर्देशांक है तो y x की दिशा में इकाई सदिश j कैप उससे मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर zx का निर्देशांक है तो zx की दिशा में इकाई सदिश k कैप तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से आपका OQ सदिश देखिए क्या बन गया, ये बन गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप OP निकाल लो, OP सदिश का स्थिति सदिश, OP सदिश जो स्थिति सदिश है इसको ज्ञात कर लो। देखिए P एंडिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वही x2 सॉरी यहां पे x1 है, x1 माइनस 0 i कैप प्लस y1 माइनस 0 j कैप। और z का निर्देशांक कितना, z1 एंडिंग पॉइंट का और स्टार्टिंग का 0, z1 माइनस 0 k कैप। सोल्व करें तो OP सदिश बराबर x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 का मान 1 में रख दो, तो यहां लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, मान रखने पर रखेंगे तो देखिए PQ सदिश बराबर OQ का x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस ये वाला लिखिए x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये वैल्यूज हमने रख दी। अब इसको बनाएंगे आगे, तो देखिए PQ सदिश बराबर i कैप वालों को पास पास लिख लो, x2 i कैप x1 i कैप, इसको और इसको पास लिख दिया, फिर y2 j कैप, ये माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस y1 j कैप प्लस फिर z2 k कैप, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस z1 k कैप। ठीक है, अब देखिए तो PQ सदिश इन दो में से i कैप कॉमन ले लोगे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये आपका हो गया दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। इसका आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, लेकिन आप जब क्वेश्चन में लिखते हैं कि भाई P और Q कोई दो बिंदु हैं, तो P और Q को मिलाने वाला जो सदिश है उसका स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, तो उस स्थिति में आप लोग बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं OQ माइनस OP। तो पता होना चाहिए कि वास्तव में हुआ कैसे। थोड़ी आपका जितना ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चनों में रट्टा मारने की कहीं उसको गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से ये बना। कहीं कोई दिक्कत है आप बोल सकते हैं स्टूडेंट। बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट इसके क्वेश्चन में।
अब हमारे पास क्वेश्चन है बिंदु P और Q को मिलाने वाला P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदु दे रखे हैं, तो स्टूडेंट करते हैं इसका हल। हल 10। सबसे पहले ये हमारा कोई पॉइंट P है और ये हमारा Q है। P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, 3 और 0, और Q के हमें दे रखे हैं -1, -2 और -4। हमें बोला गया है P से Q की तरफ, तो भैया ये जो P है ये Q है, P से Q की तरफ जाना है, डायरेक्शन ये है P से Q की तरफ दिष्ट सदिश, दिष्ट यानी दिशा सदिश, तो लिख दीजिए यहां पे PQ सदिश हमें निकालना है। ठीक, अब जब P से Q की तरफ जाना है तो ये कौन सा पॉइंट होगा? Q, एंडिंग पॉइंट। तो इसके निर्देशांक आप लोग मान लीजिए x1, y1 और ये z1 है, और ये क्या हो गए x2, y2 और ये हो गए z2। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बिल्कुल x2 कितना है -1 माइनस x1 का कितना 2, तो -2 i कैप। y2 कितना है? y2 है -2, तो लिख दीजिए -2। y1 3, तो -3 j कैप। z2 -4 और z1 0 k कैप। तो देखिए ये हो जाएगा PQ सदिश बराबर, ये कितना हो गया -3 i कैप, ये कितना हो गया -5 j कैप, और ये कितना हो गया -4 k कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर है। सोल्व क्या कर लेंगे भाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल PQ सदिश, ये आपका राइट आंसर है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब इससे जो आगे का जो आपका टॉपिक है स्टूडेंट, वो है हमारा खंड सूत्र। ये जो खंड सूत्र है इसका स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा खंड सूत्र का ही आएगा। इसमें 2 प्रकार के विभाजन है, अंत और बाह्य विभाजन, बिल्कुल एकदम जबरदस्त आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।